द जूल इन द क्राउन। इंडिया ब्रिटिश राज से पहले। भारत प्राचीन इतिहास, खूबसूरत संस्कृतियां और अनगिनत खजानों का देश। सदियों तक इसकी धरती पर साम्राज्य उठे और गिरे। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक यह अनगिनत कहानियों से सजी एक विशाल चित्रकारी जैसा था। इसके लोग विविध और दृढ़ इस धरती के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनका जीवन प्रकृति की लय और उनके पूर्वजों के ज्ञान से निर्देशित था। हवा में मसालों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारत के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही कहीं अधिक कपटी चीज में बदल गया। लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर कंपनी ने धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। 1858 तक ब्रिटिश क्राउन ने औपचारिक रूप से नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। भारत, जो कभी गौरवशाली राज्यों और स्वतंत्र रियासतों का देश था, अब एक उपनिवेश बन गया था। इसका भाग्य एक दूर के द्वीपीय राष्ट्र के साथ जुड़ गया था। किसी को नहीं पता था कि आजादी की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। एक नए युग की शुरुआत, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का उदय। भारत का चेहरा बदलने लगा। अंग्रेज अपने नियंत्रण को मजबूत करने और देश के संसाधनों का फायदा उठाने के लिए बेताब परिवर्तन की एक विशाल परियोजना पर निकल पड़े। शहर, जो कभी पारंपरिक भारतीय जीवन के केंद्र थे, को पश्चिमी तर्ज पर फिर से बनाया गया। प्राचीन मंदिरों और मुगल स्मारकों के साथ भव्य विक्टोरियन इमारतें उभरी, जो एक नई व्यवस्था की कठोर याद दिलाती थीं। रेलवे, विक्टोरियन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार देश भर में सांप की तरह फैल गया। शुरुआत में माल और सैनिकों के परिवहन के लिए बनाया गया, रेलवे अनजाने में बदलाव का एक जरिया बन जाएगा, जो लोगों और विचारों को पहले कभी कल्पना न की गई तरह से जोड़ता है। शिक्षा में भी बदलाव आया। अंग्रेजी भाषा के स्कूल स्थापित किए गए, जिन्हें भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था जो प्रशासन की सेवा कर सके। अंग्रेजों ने भारत को अपनी छवि में ढालने की कोशिश की। वे अपने कानून, अपने रीति रिवाज और अपनी भाषा लेकर आए। प्रभाव गहरा था, जिसने भारतीय समाज के हर पहलू पर एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन आधुनिकता की आड़ में नाराजगी उबल रही थी। हो सकता है कि अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन वे वास्तव में अपने लोगों की भावना को कभी जीत नहीं सके। बदलाव का चेहरा, ब्रिटिश राज के तहत आधुनिकीकरण। ब्रिटिश राज बड़े उथल पुथल का समय था। आधुनिकीकरण के प्रयासों ने हालांकि कुछ सकारात्मक बदलाव लाए, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। पश्चिमी शिक्षा प्रणालियों की शुरुआत ने एक नए बौद्धिक अभिजात वर्ग का निर्माण किया, लेकिन इसने पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को कमजोर करने का भी काम किया। हालांकि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, रेलवे ने भारत के संसाधनों के की, जिनसे उनके हितों को फायदा हुआ, अक्सर भारतीय लोगों की कीमत पर। कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया गया। किसानों को नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वे वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हो गए। एक बार फलता फूलता कपड़ा उद्योग
ब्रिटिश आयात से नष्ट हो गया, जिससे अनगिनत बुनकर बेरोजगार और बेसहारा हो गए। असंतोष की फुसफुसाहट, विद्रोह के बीज, असंतोष के बीज बोए गए। जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी शक्ति मजबूत की, वे अपने ही पतन के बीज भी बोते गए। देश भर में हर वर्ग के भारतीय औपनिवेशिक शासन के बोझ तले दबने लगे। ब्रिटिश कानूनों की मनमानी प्रकृति, आर्थिक शोषण और भारतीय संस्कृति और पहचान का व्यवस्थित दमन ने आक्रोश की भावना को बढ़ावा दिया। धार्मिक नेता और विद्वान, भारत के प्राचीन ज्ञान के संरक्षक, ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ बोले। उन्होंने लोगों को भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई, उनके दिलों में राष्ट्रवाद की चिंगारी जगाई। गुप्त समाज उभरे, उनके सदस्य स्वतंत्रता की एक समान इच्छा से एकजुट हुए। हवा प्रत्याशा के साथ फटी हुई थी, मानो जमीन खुद भी मुक्ति के लिए तरस रही हो। भारत के गांवों और कस्बों में एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, एक ऐसी पीढ़ी जिसने ब्रिटिश शासन से पहले का समय कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियां सुनी थीं, उस समय की जब भारत आजाद था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां एक बेहतर भविष्य की उनकी चाहत को हवा देती थीं, एक ऐसे भविष्य की जहां भारत एक बार फिर अपनी किस्मत का मालिक होगा। भाग 5, अर्जुन की दुर्दशा। एक किसान के बेटे का जागना। बंगाल के एक छोटे से गांव में हरे भरे धान के खेतों और लहराते नारियल के पेड़ों के बीच अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन भारत के अनगिनत अन्य युवकों की तरह परिश्रम और कठिनाई के जीवन में पैदा हुआ था। उसका परिवार पीढ़ियों से जमीन पर काम करता था। उनका जीवन प्रकृति की लय से जुड़ा हुआ था। अर्जुन के पिता शांत गरिमा और अटूट ईमानदारी वाले व्यक्ति निराशा की स्थिति में पाया। स्थानीय टैक्स कलेक्टर, एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति जो अपनी ज्यादतियों के लिए जाना जाता था, उनकी झोपड़ी में आया था और वह टैक्स मांग रहा था जो वे मुश्किल से ही दे सकते थे। अर्जुन के पिता कलेक्टर की मांगों को पूरा करने में असमर्थ, सार्वजनिक रूप से अपमानित हुए और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। उस रात जब अर्जुन अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था तो उसका हृदय चिंता से भारी था। उसने एक मौन प्रतिज्ञा की। वह अपने परिवार और अपने देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। वह स्वतंत्रता के बढ़ते आंदोलन में शामिल होगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी सब कुछ प्रिय चीजों को दांव पर लगाना पड़े। भाग 6, कार्रवाई का आह्वान। आंदोलन में शामिल होना। अर्जुन के दृढ़ संकल्प की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही उसने खुद को स्वतंत्रता सेनानियों के एक गुप्त नेटवर्क के केंद्र में पाया। वे गुप्त रूप से मिलते थे। उनकी सभाएं परछाई में ढकी रहती थीं। रात में उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं। छात्र, शिक्षक, किसान और दुकानदार थे। सभी एक स्वतंत्र भारत के एक साझा सपने से एकजुट थे। पर्चे बांटे, दीवारों पर नारे लिखे और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ ब्रिटिश अधिकारियों के क्रोध का सामना किया। क्रूर दमन के सामने भी
उनकी आत्माएं अडिग रहीं। वे जानते थे कि उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, यह उनकी गरिमा, उनकी पहचान और दुनिया में उनके सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी, अर्जुन ने खुद को इसकी तह में और गहराई से खींचते हुए पाया। वह गांव-गांव घूमता रहा, आजादी का संदेश फैलाता रहा और अपने देशवासियों से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह करता रहा। उसने ब्रिटिश राज की क्रूरता, उस लापरवाह क्रूरता को प्रत्यक्ष रूप से देखा जिसके साथ वे अपने औपनिवेशिक प्रजा का इलाज करते थे। भाग 7, स्वतंत्रता के दो रास्ते। गांधी और बोस। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कोई अखंड इकाई नहीं था। यह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और संगठनों के साथ एक जटिल और बहुआयामी संघर्ष था, जो विभिन्न विचारधाराओं और रणनीतियों का समर्थन करते थे। हालांकि दो हस्तियां बाकियों से ऊपर थीं, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। गांधी ने अपनी सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध की विचारधारा से लाखों भारतीयों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। सच्चाई, प्रेम और अहिंसा का उनका संदेश भारतीय मानस के साथ गहराई से गूंजता था, जो देश की सहिष्णुता और अहिंसा की प्राचीन परंपराओं पर आधारित था। गांधी के नेतृत्व ने अनगिनत भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदल दिया। दूसरी ओर बोस का मानना था कि स्वतंत्रता सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। एक करिश्माई और प्रखर देशभक्त नेता बोस ने तर्क दिया कि अंग्रेज स्वेच्छा से भारत पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस शक्तियों से समर्थन मांगा। उनके साथ लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। गांधी और बोस हालांकि अपने दृष्टिकोण में भिन्न थे, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत। हो सकता है कि उनके रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। गीताते। भाग 8, ज्वार पलट गया। स्वतंत्रता की ओर भारत का अजेय मार्च। वर्ष 1942 ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था। गांधी द्वारा अगस्त 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उपमहाद्वीप में एक झटके की तरह था। अंग्रेज पहले से ही युद्ध के प्रयासों से परेशान थे, ने खुद हो सकता था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अपने साथ एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों की एक नई लहर लेकर आई। अंग्रेजों ने घर और विदेश दोनों जगह बढ़ते दबाव का सामना करते हुए आखिरकार मान लिया कि उनके साम्राज्य के दिन अब गिने चुने हैं। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के अपने फैसले की घोषणा की। इस खबर का पूरे भारत में जश्न के साथ स्वागत किया गया। सदियों के विदेशी शासन के बाद आखिरकार भारत आजाद होने जा रहा था, लेकिन खुशी अल्पकालिक थी। भारत का दो स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजन जल्दबाजी में और भारतीय लोगों की इच्छाओं की परवाह किए बिना लिया गया एक निर्णय उत्सवों पर एक लंबी छाया डालता है। भाग 9, एक नए युग की शुरुआत, आजादी की खुशी और गम। 15 अगस्त 1947, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक तारीख, जिस दिन भारत आखिरकार उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हुआ।
जैसे ही घड़ी ने आधी रात को 12 बजाए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उनके शब्द आशा और आशावाद से सराबोर देश के हर कोने में गूंज उठे। उत्सव, हर्षोल्लास और अनर्गल थे। लोग सड़कों पर नाच रहे थे। उनके चेहरे मुस्कान से खिले हुए थे। हवा में गेंदे की महक और देशभक्ति गीतों की आवाजें गूंज रही थीं। भारतीय ध्वज, स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक हवा में गर्व से लहरा रहा था। लेकिन खुशी अल्पकालिक थी। भारत के दो स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजन ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक को जन्म दिया। लाखों लोग, हिंदू, मुसलमान और सिख, अपने पुश्तैनी घरों से उजड़ गए। सुरक्षा की तलाश में नई बनी सीमाओं के पार भागने को मजबूर हो गए। विभाजन अकल्पनीय अनुपात की त्रासदी थी। देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, परिवार बिखर गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। विभाजन के घाव बहुत गहरे थे, जिसने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 10। एक विभाजित राष्ट्र, स्वतंत्रता की कीमत। भारत का विभाजन एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। इसके साथ हुई हिंसा ने ऐसे जख्म छोड़े जो पीढ़ियों तक भरेंगे। लाखों लोग विस्थापित हुए। सीमाओं के मनमाने ढंग से निर्धारण से उनका जीवन उलट गया। विभाजन का अनुभव करने वालों की कहानियां अकल्पनीय क्षति, लचीलापन और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानियां हैं। जिन गांवों में कभी हिंदू, मुसलमान और सिख पीढ़ियों से गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक अशांति और उपनिवेशवाद की विरासत, फिर भी अराजकता और अनिश्चितता के बीच आशा की एक किरण भी थी। भारत आखिरकार अपनी किस्मत का मालिक था। भाग 11। आशा में गढ़ा एक भविष्य। 1947 के बाद का भारत। आजादी के बाद के वर्ष भारत के लिए बड़े बदलाव और उथल-पुथल का समय थे। देश को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी मुश्किलों के बावजूद भारत डटा रहा। अपने संस्थापक पिताओं के दृष्टिकोण और अपने लोगों की अदम्य भावना से प्रेरित होकर भारत ने परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है। यह अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। सरकार ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। आगे की राह आसान नहीं थी। भारत को युद्धों, अकालों और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद लोकतंत्र की लौ तेजी से लहराती रही। भारतीय लोगों ने समय समय पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपना अटूट विश्वास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो अनगिनत अन्य लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। आजादी के बाद से उसकी यात्रा मानवीय भावना के लचीलेपन, विविधता में एकता की शक्ति और एक बेहतर कल में अटूट विश्वास का प्रमाण है।